नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दरभंगा ब्लास्ट मामलों में सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों भाई नासिर और इमरान मलिक के घर जब एनआईए ने रेड डाली तो उस रेड में चौंकाने वाली बात सामने आई है। खबर है कि जो केमिकल का इस्तेमाल दरभंगा ब्लास्ट के लिए किया गया था, उस केमिकल के अंश नासिर और इमरान के घर से मिले हैं। वहीं ब्लास्ट से जुड़े कई अहम सामान भी रेड के दौरान एनआईए की टीम ने जब्त किए हैं। तो दरभंगा ब्लास्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनआईए ने जब नासिर और इमरान के घर पर छापेमारी की तो उस दौरान उसी केमिकल के अंश मिले हैं जिस केमिकल का इस्तेमाल दरभंगा ब्लास्ट में किया गया था। और इसके साथ ही कई ऐसी सामग्री बरामद हुई हैं जिनका इस्तेमाल धमाकों में किया जाता है। तो कई आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। नासिर और इमरान के घर पर एनआईए ने छापेमारी की। फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है। हैदराबाद से दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिकंदराबाद से दरभंगा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सिकंदराबाद और दरभंगा स्टेशन के बीच ट्रेन को उड़ाने की प्लानिंग थी, लेकिन पार्सल सही समय पर ब्लास्ट नहीं कर सका और बिहार को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई। 15 जून की रात को सिकंदराबाद एक्सप्रेस दरभंगा के लिए खुली थी और 17 जून को जब ट्रेन दरभंगा पहुंच गई और पार्सल को उतारा गया तब वहां पर पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। और दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने संतुष्टि जताई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि संपूर्ण मिथिला क्षेत्र आईएसआई के जाल में फंसा हुआ है। सांसद ने इसकी जांच भी एनआईए से कराने की मांग की है। जांच कर रही है और सही दिशा में मुझे लग रहा है आप लोगों के चैनल देखने के बाद वो जांच सही दिशा में जा रहा है। निश्चित रूप से इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो पूरे मिथिला का जो क्षेत्र है वो आईएसआई के जाल में घिरा हुआ है। उसका संपूर्ण मिथिला का जांच एनआईए को करना चाहिए और उसमें दूध का दूध पानी का पानी निकल के सामने आ जाएगा। और दरभंगा पार्सल ब्लास्ट पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में अब इसके तार लश्कर तोयबा तक जुड़ने लगे हैं और इसे लेकर हमारे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के जो विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर जी। ये मामला लगातार आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप जमुई से देखिए धर्मांतरण से, उसका पूर्णिया में महादलित बंधुओं पर अत्याचार हुआ, फिर आपको सिवान में विनोद माझी जी बम से घायल हुए और हद हो गई कि लश्कर कनेक्शन से दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में विस्फोट हुआ जिसमें लश्कर के 3 आदमी पकड़ाए हैं। सुनियोजित ढंग से जहां पिछड़ा दलित कमज़ोर है वहाँ मेरे विधानसभा में भी प्रतिदिन कुछ न कुछ हो रहा है। इससे लगता है कि बिहार बारूद के ढेर पर है और बिहार में निश्चित रूप से सघन रूप से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये हरिभूषण ठाकुर थे जो ने खुली तौर पर कहा है कि बिहार बारूद के ढेर पे है और यहाँ पे कार्रवाई करने में बिहार सरकार को देर हुई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर वैशाली के बिदुपुर से है, जहां इस्माइलपुर में आपसी दुश्मनी में 2 पक्षों में पत्थरबाजी और फायरिंग हुई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हो रही है। इस दौरान एक शख्स हाथ में बंदूक लेकर दूसरे पक्ष की ओर भागता हुआ दिखाई देता है। वो शख्स हाथ में हथियार लहराता हुआ दिखाई दे रहा है।
कहा जा रहा है कि आपसी दुश्मनी को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए और इस दौरान फायरिंग की गई, जिसमें गोली लगने से एक महिला घायल हो गई। वहीं पत्थरबाजी में एक बुजुर्ग भी घायल हुए हैं। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर अस्पताल की है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर फायरिंग की जाती है, हथियार लहराए जाते हैं, हाथों में हॉकी स्टिक और एक नहीं दो बंदूक देख सकते हैं आप। और इस तरीके से दो पक्षों में ये मारपीट की घटना फायरिंग में बदल गई। दूरा पर चढ़ गया, मारने करने लगा, पिस्तौल राइफल लेके। अच्छा, काची से मारा बैठा? हमको मारा हॉकी डंडा से। अच्छा, गोली छोटा था अंदरूनी। तो महिला जो घायल है उसको क्या हुआ? गोली लगी। कौन है आपकी? अच्छा। और अगली खबर सीवान से है, जहां यूपी की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और 8 लोगों को कुचलकर सब्जी की दुकान में जा घुसी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी घायलों का इलाज पीएससी में चल रहा है। घायलों में 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कई नदियां उफान पर हैं। सबसे पहले दिखाते हैं बेतिया के नरकटियागंज की तस्वीरें, जहां पहाड़ी नदियां अनुमंडल क्षेत्र के गौनाहा, नरकटियागंज, सिकटा और मैनाटांड प्रखंड क्षेत्र में भारी तबाही मचा रही हैं। दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं। एक तरफ जहां सिकटा प्रखंड में ओरिया नदी का बांध बरदही गांव के पास टूट गया है, तो वहीं कंगुली के पास सिकटा नदी का पानी त्रिवेणी कैनाल नहर के फाटक के ऊपर से बह रहा है। कुछ ऐसा ही हाल नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र का भी है, जहां हड़बोड़ा और मनियारी नदी जमकर तबाही मचा रही हैं। बाढ़ के पानी से नरकटियागंज के बसुरारी और बेलवनिया के बीच सड़क दोफाड़ हो गई है, जिसके चलते पानी खेतों और आसपास के इलाके में तेजी से फैल रहा है। पानी की वजह से चतुर्भुजवा बनवरिया गांव टापू में तब्दील हो गया है। बताया यह जा रहा है कि सड़क पर 2 किलोमीटर तक करीब 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। इस इलाके में हड़बोड़ा, बलोर समेत राम रेखा नदी का तांडव देखने को मिल रहा है, जिसका पानी कई गांवों में घुस गया है। एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क टूट गया है। लोग जान की बाजी लगाकर बाढ़ के बीच सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। लोगों को राहत और बचाव कार्य का इंतजार है। यहाँ तो सबसे पहले बनवरिया पंचायत में चतुर्भुजवा गांव का नरकटिया प्रखंड मुख्यालय से जो है रास्ता बाधित हो गया है और यहाँ आने जाने का संपर्क टूट गया है, जिसके वजह से गांव जो है टापू में प्रतीत हो गया है। और यहाँ प्रति साल जो है जितना थोड़ा बहुत भी पानी आता है, उसके वजह से यहाँ रास्ता बाधित हो जाता है। सैकड़ों बीघा खेती जो है बर्बाद हो जाता है। चतुर्भुजवा गांव में रोड पर पानी है, उसके वजह से रोड पे 2-2 किलोमीटर पानी है और शहर बाज़ार में लोग जाने वाले नहीं हैं। किसी को तबीयत खराब हो जाएगा तो इलाज नहीं हो पाएगा। नरकटियागंज में पंडई और मनियारी नदी के बाद दोरहम नदी ने बिरंची पंचायत के 3 गांव में भारी तबाही मचाई है। अभी तक करीब 15 घर पानी में विलीन हो चुके हैं। नदी के तेज कटाव में बड़े बड़े पेड़ पानी में समा रहे हैं। डर के मारे लोग पलायन को मजबूर हैं। लोग ऊंचे और सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। इधर इस इलाके में प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटे होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सर, आप यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ की स्थिति तो बहुत भयावह है। क्या क्या इसमें सर आप अपने स्तर से, सरकार के स्तर से कार्रवाई हो रही है? अभी तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार लगभग 10-15 घर इस कटाव में बह गए हैं
सभी लोग अपना विस्थापित हो रहे हैं, करीबियों के घर जा रहे हैं। हम अपने आँख से देखें, लोग ट्रैक्टर से सामान लेके जा रहे हैं। सरकार द्वारा जो भी सुविधा उपलब्ध होगी, 6,000 का मुआवजा राशि हो या पॉलिथीन सीट हो या राशन सामग्री हो, वो सभी हम लोग तुरंत देने का व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा सरकार से यही विनती है कि ये जो 3 नंबर बिरिंची का जो नदी है, 12-13 घर कल रात को बह गया है। 200 जो गांव है, मतलब घर है, पूरा दुष्ट हो गया। सरकार से मेरा यही मांग है कि नदी को बढ़िया से बनवाया जाए, जो भी घर बचा है, ताकि वो लोग बच जाए। हाँ, इस बार कितना घर बह गया? 12-13 घर। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार को हम लोग क्या मांगेंगे, बोलिए। सरकार जैसे अच्छा हम लोग को करे, वैसे हम लोग मांगेंगे कि नदी बना दे, चाहे हम लोग रास्ता की व्यवस्था कर दे। ये रास्ता टूट जाएगा तो हम लोग सब कोई गंगा माँ के दुर्गम में चले जाएंगे। बगहा में पहाड़ी नदी मसान ने कहर बरपाया है। आधा दर्जन से अधिक गांव पर मसान नदी के कटाव से खतरा है। रामनगर प्रखंड के शेरवा, बहुआरी, इनरबरवा, जोगिया में मसान नदी से कटाव तेज हो गया है, जिससे गांव के लोग डरे हुए हैं। जोगिया पंचायत के शेरवा गांव में मसान नदी के कटाव से बचने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम हुआ था, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। लगभग 200 मीटर से ज्यादा बांस पाइलिंग जो खरैया टोला के ठीक सामने है, वो नदी में बह गया। कटाव से खरैया गांव के ग्रामीण भी डरे हुए हैं। ये रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत के शेरवा गांव है, जो मसान नदी के करीब है गांव। अभी तो 10 रोज पहले ये पाइलिंग का काम स्टार्ट हुआ, जो आज बाढ़ आया, जो पाइलिंग पूरा लेके चला गया 200 मीटर। बाकी जो बचा है वो भी काम का नहीं है, और इसी की वजह से नदी काटते हुए गांव के नज़दीक आ गया। ये पूरा गांव में पानी चला गया है। बहुत रफ्तार में पानी चल रहे हैं, एकदम फ्लड हो गया है पानी। और यहाँ पे पाइलिंग हुआ था, 150 मीटर से ज़्यादा पानी, पाइलिंग को ख़त्म कर दिया गया है, पूरा पानी से ख़त्म कर दिया गया है। हम लोग बांस को छान रहे हैं और दोबारा काम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। बिहार में आज से कोरोना वैक्सीन का मेगा ड्राइव शुरू हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि 31 दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के अंदर 6 करोड़ टीका के अभियान की शुरुआत हो चुकी है, और जो लक्ष्य हम सब लोगों ने तय किया है, उस लक्ष्य के अनुरूप दिसंबर के महीने तक हम अपने संपूर्ण राज्यवासियों को डोज देने का कार्य पूरा करेंगे। सुपौल में स्वास्थ्य विभाग जुगाड़ के सहारे चल रहा है। निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल में इसकी बानगी देखने को मिली है। प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को सुपौल रेफर किया गया था, लेकिन जब परिजन मरीज को लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचे तो एम्बुलेंस स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने धक्का देकर एम्बुलेंस को स्टार्ट किया। बताया जा रहा है कि 6 महीने से एम्बुलेंस खराब पड़ी है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मारी ना यार। सरकार के प्रयासों के बावजूद स्वास्थ्य महकमा सुधरने को तैयार नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। मामला लखीसराय का है, जहां सदर अस्पताल में एक बार फिर अव्यवस्था देखी गई है। अव्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। यहां स्ट्रेचर से मरीज को नहीं बल्कि दवा ढोई जाती है। पहले भी सदर अस्पताल में स्ट्रेचर से ईंट ढोने की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद डीएम ने खबर पर संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रशासन से जवाब तलब जरूर किया था, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जाहिर है अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही जारी है। कोरोना की पहली लहर में जमुई सदर अस्पताल को दिए गए वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हो सका और वेंटिलेटर गया के एएनएमसीएच भेजे जा रहे हैं। जमुई सदर अस्पताल में वेंटिलेटर चलाने के लिए टेक्नीशियन की तैनाती ही नहीं हुई। कोरोना के पहले लहर में जमुई जिले को सदर अस्पताल को पीएम केयर्स फंड से 4 वेंटिलेटर मिले थे, लेकिन वो वेंटिलेटर अब गया जा रहे हैं।
जो सूचना है, जानकारी के अनुसार ये अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो गया में है, वहाँ पर अब ये वेंटिलेटर जाएगा। कहने का मतलब कि जमुई जिला को जो वेंटिलेटर मिला था, वो वेंटिलेटर अब बगैर इस्तेमाल किए ये अब गया जाएगा। एक दिन भी किसी मरीज को यहाँ पर इस वेंटिलेटर से सुविधा नहीं मिले, इलाज नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि कहा गया था कि तकनीशियन आएगा, लेकिन तकनीशियन नहीं आया। लेकिन हैरानी की बात है कि एक समय ये वेंटिलेटर आया और इसको इंस्टॉल किया गया, लगाया गया, लेकिन इसका सुविधा इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। अब बगैर इस्तेमाल किए इस वेंटिलेटर को फिर से अनइंस्टॉल किया जाएगा और फिर इसे गया भेजा जाएगा, जिसकी तैयारी स्वास्थ्य विभाग ने कर रखी है। बताया गया है कि अनइंस्टॉल करने के लिए पटना पत्र लिखा गया है स्वास्थ्य विभाग को और फिर उसके बाद ये वेंटिलेटर गया भेजा जाएगा। कुछ दिनों में ये प्रक्रिया होगी और ये तय हो गया है कि ये वेंटिलेटर जो जमुई सदर अस्पताल को मिला था, ये वेंटिलेटर अब गया जाने वाला है। अब सवाल उठता है कि जब वेंटिलेटर यहाँ आया था कोरोना के पहली लहर में पीएम केयर्स फंड से, अब ये वेंटिलेटर दूसरे लहर के बाद, कोरोना के दूसरे लहर के बाद ये वापस जा रहा है और गया जा रहा है, गया भेजा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक बार फिर जमुई सदर अस्पताल बगैर वेंटिलेटर का हो जाएगा। अब वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हुआ और फिर इसे गया भेजा जा रहा है, जिसका दुख मलाल जिले के लोगों को है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। डिजिटल इंडिया मिशन के आज 6 साल पूरे हो गए। इस मौके पर पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बात की। आज पीएम मोदी ने पश्चिम चंपारण के शुभम, उनकी दादी कांति देवी और डॉक्टर भूपेंद्र से बात की। शुभम पश्चिम चंपारण में नेपाल बॉर्डर से सटे गांव में रहते हैं। कोरोना के दौरान शुभम ने ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी से अपनी दादी का इलाज कराया। पीएम से बात करते हुए शुभम ने बताया कि ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए ई संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी वरदान साबित हो रहा है। शुभम जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी माताजी को प्रणाम। जी सर। शुभम जी, डिजिटल इंडिया का ये जो मैं आज विषय ले रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या फायदा हुआ, क्योंकि आप तो बिहार की सीमा पर, एकदम नेपाल की सीमा पर छोटे से गांव में बसे हैं। जी सर, इसके बहुत सारे फायदे हुए। एक तो सर ये हुआ कि हमें आने जाने के झंझट से मुक्ति हो गया, और दूसरा कि जो जाने आने में खर्च होते हैं वो खर्च भी हमारे बच गए। और सबसे बड़ा सर, सबसे महत्वपूर्ण, इस कोरोना काल में जो लोगों के संपर्क में आने से बच गए, जिससे संक्रमण के चांसेस बहुत कम हो गए। और इसके एक और फायदे ये है कि हमें जो भी उपचार के लिए हम डॉक्टर से उपचार कराते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो पर्ची हमें ऐप पे ही मिल जाती है। और एक फायदे और है सर इसके कि जो भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो अवेलेबल नहीं होते हैं ऑफलाइन, तो उन्हें हम ऑनलाइन ई संजीवनी ऐप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं सर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि सहयोग राशि अभियान को लेकर कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। दरअसल पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर जेडीयू सहयोग राशि संग्रह अभियान चलाएगी। यह अभियान 16 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। पार्टी अपना जो है अपने कार्यकर्ताओं को इसमें लगाती है और इसके लिए एक अभियान चलाती है, और हम लोगों ने भी अभियान चलाया है। और हमारे आप जानते हैं 50 लाख से ज़्यादा हमारे साधारण सदस्य, 2 लाख के आसपास हमारे एक्टिव लोग हैं। और हमारे समझिए जितने भी हमारे बूथ हैं, सब पर हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव हैं, और सभी लोग हमारे जो साथी हैं उनसे हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। सभी प्रकोष्ठों से भी हम लोग बैठक कर रहे हैं और जानते हैं बूंद बूंद से घड़ा होता है। डॉक्टर्स डे के मौके पर पटना के एक डॉक्टर ने गरीब मरीज का ऑपरेशन किया है। मरीज का एक्सीडेंट में जबड़ा टूट गया था। ऑपरेशन के लिए 60,000 रुपए का खर्च आ रहा था, लेकिन इलाज के लिए मरीज के पास पैसे नहीं थे, जिसे देखते हुए डॉक्टर मुकेश रोशन ने मरीज का मुफ्त में ऑपरेशन किया, साथ ही दवा का खर्च भी उठाया। बता दें कि डॉक्टर मुकेश रोशन डॉक्टर होने के साथ महुआ के विधायक भी हैं। डॉक्टर से मुलाकात की हमारी संवाददाता रवि एस नारायण ने। उन्होंने एक ऐसा ऑपरेशन किया है बिल्कुल मुफ्त, जो ऑपरेशन बड़ा मुश्किल था। आज आपने ऑपरेशन किया है और शायद आपके भाई का ऑपरेशन हुआ है। भाई का आपका ऑपरेशन हुआ है, कितना खर्च हुआ है?
जी 60,000 रुपये लग, दूसरे हॉस्पिटल से पता किए तो 60,000 रुपये मांगा गया। अब हमारे डॉक्टर साहब जो हैं फ्री में किए, दवा ववा कुछ चीज़ का पैसा नहीं लिए। डॉक्टर को लोग दूसरा भगवान मानते हैं, तो उस तरह से उनको भी सेवा भाव से कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। पैसा तो लोग डेली कमाते हैं, लेकिन 1-2 दिन महीने में जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज करना चाहिए। देखिए, ये एक बड़ा संदेश मुकेश रोशन ने दिया है कि पैसा तो रोज़ कमाते हैं, लेकिन मुफ्त में गरीबों के लिए आगे आकर के काम करना चाहिए, और इस मामले में डॉक्टर ने एक मिसाल कायम की है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस आपके स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में हिस्सा लें, और जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। कोरोना के इस महामारी में जिंदगी और मौत के बीच में अगर कोई होता है तो वो हैं डॉक्टर्स, जिन्हें आपकी जान की भी परवाह नहीं, और इसलिए हम सबका भी फर्ज है कि उनका आभार जताना। तो आइए धरती के भगवान का मान बढ़ाते हैं, अपने अंदाज में करें डॉक्टर्स को सलाम। आप बनाइए वीडियो, हम उसे दिखाते हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक